तो अब अगला टॉपिक आता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जजमेंट का। ठीक है, जजमेंट तभी बनती है जब एक जज जो है अच्छे से एप्रिशिएट करे एविडेंसेस को। मान लो ये 3 एविडेंसेस हैं। ठीक है, इन 3 एविडेंसेस में ये एविडेंस ले लिया, ये बेस्ट एविडेंस निकला और इसके बेसिस पे जजमेंट बन गई, तो ये हो गया हमारा एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो जजमेंट इज एन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बाय द जज। अब देखो एविडेंस क्या होता है। एविडेंस वो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें मदद करते हैं एक इशू को प्रूव करने में सिविल लॉ के अंदर, एक चार्ज को प्रूव करने में एक क्रिमिनल लॉ के अंदर। ठीक है, एविडेंस कहाँ लिए जाते हैं? एविडेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग में लिए जाते हैं, इन द कोर्ट और बिफोर द कोर्ट। ये हमारी डेफिनेशन है, ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द लीगल डेफिनेशन। अब आगे बात करते हैं। देखो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, अगर सिविल है तो इशू होएगा, अगर क्रिमिनल है तो वहां पे चार्जेस फ्रेम होंगे। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इनको प्रूव करने के लिए या इनको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड है। अब ये एविडेंस रिक्वायर्ड है, अब कौन कौन से एविडेंस लिए जाएंगे, कौन कौन से जज एक्सेप्ट करेगा, वो सारी चीजें हो गई एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, और यहीं से बनती है जजमेंट। ठीक है, तो अगर हम देखें इन शॉर्ट, अगर एक इक्वेशन देखते हैं तो एविडेंस इज प्रोपोर्शनेट टू एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इज प्रोपोर्शनेट टू जजमेंट। जितना अच्छा एविडेंस होगा उतने अच्छे एप्रिसिएशन होगी, जितनी अच्छी एप्रिसिएशन होगी उतनी बढ़िया जजमेंट आएगी। इफ दे आर बैड दे बी बैड एंड दिस विल ऑल्सो रिजल्ट टू बी बैड। ठीक है, so since we know that evidence is taken on either issues or in charges, so now we have to look how these issues and how these charges are framed. देखो सिविल जस्टिस सिस्टम हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, दो चीजें होती हैं, एक प्री ट्रायल स्टेज, एक ट्रायल स्टेज। ठीक है, प्री ट्रायल स्टेज में क्या होता है कि जैसे देखो ये प्लेंटिफ है, ये पुलिस है। सिविल में प्लेंटिफ एविडेंसेस लाइक, तो क्रिमिनल में आ गया पुलिस और सिविल में आती है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ जो है प्लेंट लाएगा, प्लेंट के अंदर एविडेंसेस लिखेगा सारे और फिर कोर्ट में पेश करेगा। अब ठीक है, कोर्ट जो है अब आ गई है प्री ट्रायल स्टेज के अंदर। ठीक है, देखो 1 2 3 4 ये 4 एविडेंसेस आ गए। अब कोर्ट क्या करेगी? जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगी इसके अंदर। ये जो प्राइमा फेसाई एविडेंसेस आए हैं इसके अंदर से वो कुछ चुनिंदा एविडेंसेस जो बेस्ट हैं, जो रेलिवेंट है, वो कंसिडर कर लेगी। ठीक है, कि हाँ चलो मैं इसके ऊपर अब बात करते हैं। यहाँ से बन जाएंगे फिर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होएगा, फिर उसके बाद प्रूविंग डिसप्रूविंग होगी, फिर लास्ट में कहीं ना कहीं जजमेंट आ जाती है। ओके, तो प्री ट्रायल स्टेज में हम देखते हैं कि सिविल लॉ है, प्लेंटिफ अपना एविडेंस ला रहा है, प्लेंट के अंदर डिफेंडेंट अपना रिटन स्टेटमेंट में ला रहा है एविडेंसेस, जज जो है जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा है, और फर्स्ट हियरिंग आ गई है ऑर्डर नंबर 10 के अंदर। तो ऑर्डर नंबर 10 के अंदर वो अपना माइंड मेक कर रहा है कि चलो ठीक है, ये और ये एविडेंस मैंने इकट्ठे करने हैं, यहां से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएगी, और फिर लास्ट में जब पूरा अच्छे से माइंड सेट हो जाएगा, खुद का भी पार्टीज का भी, तब जाकर बनेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ऑर्डर नंबर 14 CPC। नाउ ऑन दिस द होल ट्रायल बिगिंस। ठीक है, सो हेंस फर्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा? पहले वो डिटर्मिनेशन करेगा कि ये इश्यूज और ये चार्जेस बनाने हैं, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। अब जैसे अब हम चार्ज की बात करते हैं, मैंने अभी आपको सिविल का बता दिया कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज ऐसे हो रही है। अब चार्जेस की बात करते हैं, क्रिमिनल में तो FIR केस है, पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करी सेक्शन नंबर 173 CRPC के अंदर। अब मैजिस्ट्रेट जो है उसके अंदर जुडिशियल माइंड अप्लाई कर रहा है, फिर देख रहा है कि अच्छा ये ऑफेंस कमिट हुआ है, इसने ऑफेंस कमिट करा है, ये एविडेंस जरूरी है, ये एविडेंस जरूरी है, ये एविडेंस जरूरी है। ठीक है, उसके बाद फिर जाकर पूरे अच्छे से जब कोर्ट ने अपना माइंड सेट कर लिया, तब जाके कोर्ट फ्रेम कर रहा है चार्जेस। कोर्ट हैज नाउ क्लियर इट्स माइंड दैट व्हाट आर द इश्यूज इन सिविल लॉ एंड व्हाट आर द चार्जेस इन क्रिमिनल लॉ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 का पार्ट है फेयर ट्रायल। एक एक्यूज्ड है, इसको राइट टू फेयर ट्रायल मिलना ही चाहिए। राइट टू फेयर ट्रायल मीन्स द राइट टू लाइफ। So how can we do a fair trial if we cannot do the fair framing of issues or fair framing of charges? तो जज के पास आती है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो विद ग्रेटर पावर कम्स द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट? द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस।
ठीक है। सो हम सिविल लॉ में देख लेते हैं कि ऑर्डर 10 के अंदर कोर्ट अपना माइंड क्लियर कर चुका है कि अच्छा मैंने ये और ये एविडेंस ही इकट्ठे करने हैं, यही अप्रिशिएट करने हैं। उसके बाद पार्टी का माइंड भी क्लियर हो रहा है कि चलो ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ऐसे डिस्कवरी करो, वैसे इंस्पेक्शन करो, ठीक है। तो यहाँ से माइंड क्लियर हो गया। उसके बाद ऑर्डर 14 में फाइनली जब एब्सोल्युटली क्लियर हो गया कोर्ट का माइंड किस ग्राउंड पे बात करनी है, क्या इश्यूज होने चाहिए, तब जाके ट्रायल शुरू होगा। ऐसे ही क्रिमिनल लॉ में फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले लेगा। यहाँ पर अपना कोर्ट जो है माइंड अप्लाई कर रहा है 190 के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, व्हेन द कोर्ट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, और फिर वो डिसाइड करता है व्हाट आर गोइंग टू बी द चार्जेस। तो अब देखते हैं भाई ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज में क्या हो रहा है कि प्लेंटिफ जो है अब एविडेंसेस लाएगा। देखते हैं कि क्या एविडेंस ला रहा है। वो विटनेसेस बुला लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स ले आएगा, और कोई रियल एविडेंस होगा तो वो भी ले आएगा। तो अब विटनेसेस के बाद फिर दूसरी पार्टी भी आएगी, ये डिफेंडेंट वाली। डिफेंडेंट पार्टी भी अपने विटनेसेस लाएगी, अपने डॉक्यूमेंट्स लाएगी, अपने कुछ रियल एविडेंसेस लाएगी। दोनों में क्लैश होएगा, दोनों एक दूसरे को निगेट करेंगे। रियल एविडेंसेस में जैसे पुलिस अगर हम देखते हैं तो पुलिस क्या लाएगी, कोई गन, नाइफ, डॉक्यूमेंट, ब्लडेड क्लोथ्स, कुछ भी ला सकती है वो, है ना। तो प्लेंटिफ जो है सबसे पहले अपने विटनेसेस का एग्जामिनेशन इन चीफ करवाएगा, ठीक है। पहले प्लेंटिफ अपने विटनेसेस की टीम ला रहा है, सर मेरा विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, विटनेस नंबर 3, विटनेस नंबर 4, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो डिफेंडेंट का जो एडवोकेट है उसको नेगेट करेगा, उसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहेंगे। फिर बाद में पता लगेगा कि आप विटनेस रिलायबल है या विटनेस रिलायबल नहीं है। अगर विटनेस रिलायबल होगा तो उसके एविडेंसेस को हम जजमेंट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स दो तरीके के होंगे, या तो ओरिजिनल या तो डुप्लीकेट। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चाहिए। अगर डुप्लीकेट है तो सेक्शन 65 की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सेक्शन 65 की कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो ये तो हो गया रिजेक्ट। अब ये हो गया तो इसको प्रूव करेंगे, डिस्प्रूव करेंगे। प्रूव हो गया तो फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, डिस्प्रूव हुआ तो रिजेक्ट कर देंगे। फिर रियल एविडेंसेस की बात करते हैं तो लेट से कोई गन है, गन का कोई बैलिस्टिक टेस्ट होगा। बैलिस्टिक टेस्ट में देखेंगे कि यह जो गन से जो बुलेट निकली है और जो गन का जो नंबर है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्या वाकई ये जो बुलेट है इसी गन से निकली है। अच्छा इसी गन से निकली है तो ये रियल एविडेंस रिलायबल है, इसको हम जजमेंट में डाल देंगे। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करते 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 कई सारे एविडेंसेस को स्टोर कर लिया गया है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट की ड्यूटी क्या होती है। देखो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, इसने अपना चीफ करा, इसने अपना चीफ करा, इसने इसका क्रॉस करा, इसने इसका क्रॉस करा। तो नतीजा क्या आया है कि कितनी बात प्रूव हो गई है, ठीक है। अगर मान लो 1, 2 और 3 बातें चलो प्रूव हो गई हैं, अब इनमें से तीनों में से कौन सी चीज जो है वो मैं अपनी जजमेंट में डाल सकता हूँ, ठीक है। सो हाउ मच ऑफ द एविडेंसेस ऑफ द पार्टीज हैव बीन प्रूव्ड and to what extent I can use those evidences in my judgment। तो ये कोर्ट चेक करेगा पहले तो, ठीक है। सो कोर्ट ड्यूटी इज now to see till what extent they have break the evidence, they have negate the evidence and they have refute the evidence, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है what if there are other evidences which are not refuted, आर दे एनफ टू पास ए जजमेंट। मान लो कि इनके क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 एविडेंस ही पता लगे, बाकी कई सारे एविडेंसेस हो सकते हैं कि जो इनको भी ना पता हो, अभी और भी बचे हो। तो क्या इन 2 एविडेंसेस के बेसिस पे जजमेंट पास हो सकती है? तो ये नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? क्या ये इतने रिलायबल है या नहीं है? अगर है तो फिर बढ़िया है, हो जाएगी। नहीं है तो चलो और हमें एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो दिस ऑल कंसेप्ट इज द एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। सो इन समरी इट इज द प्रोसेस बाय विच अ जज कम्स टू अ कंक्लूजन whether of a fact is proved or not proved. It is could also be said as weighing by the judge. So what the judge is doing is judge is weighing the evidence. तराजू के ऊपर ये तोल रहा है कि अच्छा ये एविडेंस रिलायबल है, ये नहीं है, ये कितना है, ये इतना है, इसको कल रखूं, ये इसको ना रखूं, ये सब, ठीक है। So it is that judge is doing the weighing of evidence, and judge is also checking the reliability of evidence and whether the evidence is trustworthy or not. तो अभी तक हमने देख लिया एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के बारे में कि लेट से कि ये इशू आया, ये फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुई, ये एविडेंसेस आए, फिर इनको क्रोनोलॉजी में डालना है कि अच्छा ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। इन सबको एक प्रोसेस दिया गया है, उसका नाम है मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, ठीक है। मार्शलिंग ऑफ एविडेंस, इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे अब।
तो देखो पहले क्या हो गया, डिमार्केशन हो गया, सेग्रीग्रेशन हो गया। ये बेस्ट एविडेंस है, ये रेलिवेंट है, ये एडमिजिबल है, ये डॉक्यूमेंट्री है, ये टेस्टिमनी से आए हैं, ये रियल एविडेंस है, ये ओपिनियन एविडेंस है। इन सबको जोड़ जोड़ के सीरीज वाइज क्रोनोलॉजिकल अब हमने सेट करना है हमारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, हमारी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा कम ज़रूरी है, कौन सा सबसे लीस्ट ज़रूरी है, कौन सा सब्सटैंटिव पीस है, कौन सा कंक्लूसिव एविडेंस है, कौन सा सर्कमस्टांशियल्स है। तो चेन बनाते 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 हमने क्रोनोलॉजी सेट करनी है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। ठीक है, सो क्वेश्चन आता है एज अ जज व्हेन एविडेंस कम व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक। तो वी शुड टेक द सेग्रीग्रेशन ऑफ एविडेंस, दैट इज मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। तो ये जो एविडेंस है हमारे पास, ये सारे कई सारे सफिशिएंट एविडेंस आ गए हैं कई सारे इश्यूज के ऊपर, ये जम्बल्ड फॉर्म में है। अब हमने इसको सेग्रीग्रेट कर देना है इश्यूज के अकॉर्डिंग। इश्यूज 1 के ये एविडेंस हो गए, इशू 2 के ये एविडेंस हो गए, चार्जेस के ये हो गए, मर्डर के ये हो गए, कॉमन इंटेंशन के ये हो गए, कॉन्स्पिरेसी के ये हो गए। ठीक है, फिर हमने सेग्रीग्रेट कर दिया एज पर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस एंड इम्पोर्टेंस। तो सो दैट्स ऑल इज मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। अगर हम इसका इंग्लिश मीनिंग मतलब इसको हम वर्ड्स में देखें तो इट मीन्स अरेंजिंग द एविडेंस ऑफ अ पार्टी after segregating it and giving it a role of importance in a proper manner. In this, a sequence is made and is laid in such a way that it becomes easy for the court to appreciate the evidence later. So it is a precursor of appreciation of evidence. So how does the judge do the appreciation of evidence? He does by segregating the evidences according to the preferences and according to the importance. तो अब steps, अभी इसको आप पॉज करो, अभी आप इसके बारे में पढ़ो। ठीक है, सो मार्शलिंग ऑफ एविडेंस मीन्स अरेंजिंग द एविडेंस ऑफ द पार्टीज इन अ प्रॉपर मैनर अंडर ईच इशू और चार्ज टू बी प्रूव्ड। इट इज अ सीक्वेंसिंग ऑफ द एविडेंस इन सच अ वे विच लीड्स टू द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस बाय द कोर्ट। सो व्हाट इज नीडेड फॉर द प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस? आंसर इज मार्शलिंग ऑफ एविडेंस। गुड मार्शलिंग ऑफ एविडेंस इज द प्री कंडीशन टू द गुड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस. How much the good marshalling of evidence is done, the good will be the appreciation of evidence. तो मार्शलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एप्रिसिएशन। जितनी अच्छी मार्शलिंग होगी उतना अच्छा एप्रिसिएशन होगा। तो अब हमें क्या क्या स्टेप्स लेने हैं? पहले तो आपने जितने भी एविडेंसेस आए हैं, चाहे ओरल आए हैं चाहे डॉक्यूमेंट्री आए हैं, सबको एग्जामिन करना है। अच्छा ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? आफ्टर दैट अरेंज ऑल दी कनेक्टेड एविडेंसेस टुगेदर। ये डॉक्यूमेंट्री के प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये इलेक्ट्रॉनिक, ये डॉक्यूमेंट्री का फोल्डर बन गया। फिर ओरल में डायरेक्ट हियर से ये ओरल का फोल्डर बन गया। अच्छा डॉक्यूमेंट्री पहले आ रहे थे, उसके बाद ओरल आ रहे हैं, ऐसे कनेक्ट करके गए। इशू 1 में डॉक्यूमेंट्री था, चलो डॉक्यूमेंट्री में डाल दिया। मतलब आपको एक तरह से वो बनाना है, सफाइयाँ करनी है हर एक चीज़ की। ठीक है, so out of whole collection of evidence bring those evidence together under the analysis of an issue or point of circumstances which are relevant for the determination of that issue or point. भाई ये जो इशू आया है ना, इसके लिए ये डॉक्यूमेंट है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये डाल दो, ये थोड़ा सा कम ज़रूरी है तो लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो हमने अरेंजिंग कर लिया, फिर हमने एग्जामिन कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि द कंप्लीट टेस्टिमनी ऑफ एनी विटनेस इज नॉट टू बी स्टेटेड। अब जैसे मान लो एक विटनेस है, उसने इतना लंबा पर्चा भेज दिया स्टेटमेंट्स का। अब हम देख रहे हैं कि यार ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो बेकार हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये तो बहुत ज़रूरी हैं, सिर्फ इन स्टेटमेंट्स के ऊपर पे हम इसकी टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इनको आप एंटर करो, इनको आप हटाओ। हमने पेजेस 16 भरने। So you have to pick only those statements from the larger testimony of the witness which are helpful in providing the particular fact in issue. ठीक है, so these are all the steps of proper marshalling of evidence. इसमें भी देख लेते हैं कि जो एविडेंस रिलेट करते हैं इश्यूज के साथ और चार्जेस के साथ वो लो, फिर कोरिलेट करो सेपरेट इश्यूज के साथ, सेपरेट चार्ज के साथ, फिर उसको अपनी इंपॉर्टेंस की तरह अरेंज कर दो। यहाँ तक समझ आ गया? ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, अरेंज करो, उसके बाद पहले एग्जामिन करो, फिर अरेंज करो, फिर उस इश्यूज पे रिलेटेड तो डाल दो। और टेस्टिमनीज में जो इम्पोर्टेंट है, जो पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू से बेस बना रही है, उसको डाल दो बस। अब मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, वेइंग द रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द एविडेंस एड्यूस इन अ केस। एक एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का मीनिंग क्या है, क्यों, क्या पर्पस है उसका? बेसिकली पर्पस है
कि जो भी हमारे केसेस में एविडेंस आए हैं उसकी रिलायबिलिटी को वे करना, कितनी ज़्यादा रिलायबल है, कितना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को चेक करना कि वेदर द एविडेंस इज ट्रस्टवर्दी और इट इज़ नॉट। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 136 हमने जब पढ़ा था कि ये पावर जो है वो जज के पास है कि वो देखेगा कौन से एविडेंस उसने लेने हैं, कौन से एविडेंस उसने नहीं लेने। So whenever any party wants to produce any evidence to prove any fact, the court may first ask the party to prove how your fact is relevant. भाई आप लाए, एविडेंस लाए, अब जज जो है आपसे पूछेगा कि बताओ ये जो आपका फैक्ट है कितना रेलिवेंट है, क्यों एक्सेप्ट करूं इस पे मैं एविडेंस, क्यों ना करूं बताओ। उस डिफेंडेंट को पूछेगा बोलो क्यों ना करूं, प्लेंटिफ से पूछेगा क्यों करूं, तो ऐसे फिर वो कंक्लूजन पे आ जाएगा करूं कि ना करूं। सो इफ द पार्टी प्रूव्स द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, only then court would allow the party to prove that fact by producing evidence. सबसे पहले वो फैक्ट चेक करेगा कि whether your fact is relevant or not, whether should I take evidences or not। फिर जब फैक्ट चेक कर लिया, उसकी रेलिवेंसी चेक कर ली, फिर पार्टी एविडेंस देगी, फिर एविडेंसेस में अप्रिशिएशन होगा, उसका मार्शलिंग होगा, तब जाके एक जजमेंट बनेगी। ओके हाँ, so when the fact is manifestly relevant, then the court may directly allow the party to give evidence to prove that fact। जब वो relevant है तब पार्टी को अलाउ कर दी जाएगा कि आओ evidences दो। So while appreciating the evidence in writing your judgment, first thing you have to do is to establish the relevancy of facts, the whether the facts are relevant or not। If they are not, then why you are taking the evidences, है ना। So only those facts which are proved by the party with the help of trustworthy evidence are to be taken into consideration by the court to decide the case। ठीक है, this is because it is mandate of section 165 paragraph number 1 that judgment should be based on the facts which are relevant and duly proved। हमारा सेक्शन 165 पैराग्राफ नंबर 1 एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि जजमेंट जो है वो उन्हीं फैक्ट्स को इंक्लूड करे जो रेलिवेंट हैं और जो ड्यूली प्रूव्ड हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स गिवन इन द क्वेश्चन सो दैट द एविडेंस कैन बी एडमिटेड ऑन दोज फैक्ट्स। ठीक है, पहले आपने रेलिवेंसी कर ली, उसके बाद आप अच्छा रेलिवेंसी प्रूव हो गई है, अब इसके ऊपर जो एविडेंसेस आएंगे उसको हम एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की, चलो चेक करें कि इन एविडेंसेस की रिलायबिलिटी कितनी है, कितने ये ट्रस्टवर्दीनेस है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ द एविडेंस प्रोड्यूस वो क्रेडिबल है, वो फैब्रिकेटेड नहीं है और उससे एक फैक्ट प्रूव हो रहा है, उसके बाद एप्रिसिएशन कर ली, उसके बाद जब एविडेंस ट्रस्टवर्दी था तब हम मानेंगे कि ये फैक्ट जो है ड्यूली प्रूव्ड हो गया है, और जो फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड हो गए हैं वो बनेंगे जजमेंट का पार्ट। ठीक है, सब तो हम एक ब्रीफ समरी ले लें। पहले हमने रेलिवेंसी एस्टैब्लिश करनी है, फिर हमने एविडेंस को एडमिट करना है, जब एविडेंस एडमिट हो जाएंगे फिर उसको अप्रिशिएट करना है, फिर देखना है कि वो रिलायबल हैं या ट्रस्टवर्दी हैं। जब रिलायबल और ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे तब आपका राइट डिसीजन आएगा, तब आपकी जजमेंट जो होगी वो बेस्ट जजमेंट होगी और उसमें सारी चीज़ें ड्यूली प्रूव्ड होंगी। तो इतना लंबा और क्रोनोलॉजिकल काम होता है जज का, और एकदम कॉशियस काम होता है, एक एक चीज चेक करनी होती है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में। दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब टू डू। तो ओरल एविडेंस को हम अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं, पहले हम क्रॉस एग्जामिन कर लेंगे, विटनेस की टेस्टिमनी ले लेंगे, फिर देखेंगे कि जो विटनेस की टेस्टिमनी आई है उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है क्या नहीं, फिर हम प्लीडिंग्स को देखेंगे कि डिफेंडेंट क्या कह रहा है और क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आई हैं। ठीक है, तो वो जो भी अब ये भी है, देखो प्लेंटिव ने जो बोला, कहीं जो उसने जो मान लो ABC बोला था और एविडेंस XYZ का तो नहीं आया, जब ये दोनों ही काउंटर क्लैश कर रहे हैं तब तो ये एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। जो आप प्लीडिंग में बोल रहे हो वही चीज का एविडेंस आएगा हमेशा। ठीक है, तो उसकी डिपोजिशंस जो हैं वो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स नहीं जानी चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम पहले टेस्टिमनी देखेंगे, अच्छा ओरल टेस्टिमनी ये आई है, इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्स आई हैं, ये प्राइमरी एविडेंस आए हैं। तो फिर देखेंगे प्लीडिंग्स में, अच्छा प्लीडिंग्स में ये लिखा हुआ है, एविडेंसेस भी ये आए हैं, मैच कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS, तो चलो बात खत्म। सो दैट्स हाउ द एप्रिसिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज डन। अब देख लेते हैं कि सर ने भी यही करवाया है कि नहीं करवाया। तो ओरल में उन्होंने बोला कि विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इससे चलो निगेट हो जाएंगी चीज़ें, सामने सच आ जाएगा।
उसके बाद देख रहे हैं कि ये एविडेंस विटनेस ने एक विटनेस नंबर ए ने दिया था और यही एविडेंस ए बी और सी भी दे रहे हैं, तो चलो कोरोबरेशन से वेरीफाई हो गया कि ये बंदा सच बोल रहा था। फिर देखेंगे कि ए नाम का जो विटनेस है या बी नाम का विटनेस है, इसका हाव भाव कैसा है, क्या इसका डेमिनर है, क्या ये स्टॉक विटनेस तो नहीं है, क्या ये सच्ची में असली विटनेस है या नहीं है। तो ये डेमिनर आपको सीपीसी और सीआरपीसी में दोनों में मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि विटनेस जो है उस मेन मोमेंट पे क्या कह रहा था, ठीक है, तो ये आ गया। फिर कहीं इंजर्ड विटनेस तो नहीं है कोई, अगर इंजर्ड विटनेस है तो उसकी एप्रिसिएशन जो है हाईएस्ट होगी, क्योंकि उसके तो सामने दिख रहे हैं ना कि उसको चोट लगी है ना, तो ये वो पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बन सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो चोट लगी है ये नकली चोट तो नहीं है, ये वाकई असली चोट है या नहीं है, कि ऐसे ही बंदा ने स्पेशल अपना सर फुड़वा लिया हो, तो वो देख सकते हैं। जैसे सेक्शन 375 मूवी में उसने स्पेशली अपने सर पे दीवार में मारा था ताकि दिखे कि चोट लगी है, तो ये देखना पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होगा। कॉन्ट्रडिक्ट होगा कि देखना पड़ेगा कि ये जो विटनेस है ये बैड करेक्टर का तो नहीं है, क्या ये स्टॉक विटनेस है। अगर ये स्टॉक विटनेस है तो उसकी जीरो रिलायबिलिटी होगी, कि मतलब पैसे देकर तो नहीं बुलाया, तो वो देखना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रडिक्ट कैसे हो रहा है, कि मान लो रियल एविडेंस था कि ब्राउन हैंडल नाइफ था और ओरल एविडेंस में विटनेस ने भी बोला कि हाँ मैंने ब्राउन हैंडल नाइफ ही देखा था, तो यहाँ पर जो है प्रूव हो गया एक दूसरे के साथ, LHS = RHS हो गया। तो यहां से जब मैच हो जाती हैं चीजें तब होता है एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, ठीक है। अब विटनेस रिलायबल है या नहीं कैसे पता लगा हमें, क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से पता लगा, उसका डेमिनर देख के पता लगा, उसका बिहेवियर क्या था कोर्ट में, फिर कोरोबरेशन करा, कॉन्ट्रडिक्ट करा, फिर उसकी डॉक्यूमेंट और रियल एविडेंस को उससे सपोर्ट करा, तब जाके हमने देखा कि विटनेस जो है फुली रिलायबल है। और ओरल एविडेंस फाइनली चलो इस पे हम प्रूव कर सकते हैं। जब ये अच्छे होंगे तब रिलायबिलिटी पता लग गई, ट्रस्टवर्दीनेस पता लग गई। जब रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस पता लग जाती है तब पता लग जाएगा कि हाँ ये एविडेंस वाकई बढ़िया है और अब फैक्ट जो है ड्यूली प्रूव्ड हो गया है। जब फैक्ट ड्यूली प्रूव्ड हो गया है तभी वो जजमेंट का पार्ट बनेगा। सिविल लॉ में देखते हैं, वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस न्यू एविडेंस, ऑल एविडेंस मस्ट बी गिवन इन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट्स, कोर्ट डज नॉट अलाउ टू गो बियॉन्ड द प्लीडिंग्स। भाई जो बात आप प्लीडिंग्स में कह रहे हो ना और जिस चीज की एविडेंस दे रहे हो इसमें मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्लीडिंग में आप ABCD कह रहे हो और जो एविडेंस आ रहे हैं वो XYZ के आ रहे हैं, ठीक है। तो वट एवर यू आर सेइंग इन द प्लीडिंग्स ओनली एविडेंसेस आर एक्सेप्टेड ऑन दोज प्लीडिंग्स ओनली। जब ही कहता है कि भाई पहली प्लेंट में डाल दो सारी चीजें, पहली रिटन स्टेटमेंट में डाल दो सारी चीजें। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या है, जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक वो सिर्फ एक मामूली कागज है, ठीक है। तो प्रूविंग क्या है, प्रूविंग मतलब इट रिलेट्स टू मेकर ऑफ एविडेंस। तो अब प्रूविंग कैसे होगी डॉक्यूमेंट्स की, पहले हम जिसने डॉक्यूमेंट को बनाया है उसको बुलाएंगे, चलो वो नहीं आ रहा, जिसने अटेस्ट करा तो उसको बुलाएंगे, अगर वो भी नहीं है तो एक्सपर्ट्स को बुला लेंगे हम। फिर देखेंगे कि क्या ये वाकई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है या नहीं है, और फिर इसको कोरोबरेट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकते हैं, जो भी होगा क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कर करके ये देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है ये वाकई बढ़िया एविडेंस था। अगर ये वाकई बढ़िया एविडेंस था, वाकई रिलायबल है, वाकई ट्रस्टवर्दी है, तब जाके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चेक करेंगे ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। अगर डुप्लीकेट है तो क्या ये सेक्शन 65 की कंडीशन से मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो इसको निकालो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक में होगा, इलेक्ट्रॉनिक में 65AB है, अगर वो डुप्लीकेट है या फिर कोई और तरीका है, सेकेंडरी तरीका है, तो 65AB है।